नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी व कृषि क्षेत्र में व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का समापन। सदस्य देशों ने मिलेट्स के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके प्रचार प्रसार पर दिया जोर। भारतीय खाद्य निगम के पास देश की जरूरतों से अधिक गेहूं और चावल मौजूद। निगम के अध्यक्ष अशोक के मीणा ने कहा कि घरेलू बाजार में गेहूं व चावल की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी ताकि इनकी कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में किसानों को मशरूम की खेती से हो रहा है फायदा। किसानों की बढ़ रही है आय। किसानों ने की 3000 क्विंटल से अधिक मशरूम की पैदावार। राजस्व में भी हुई बढ़ोतरी। किसानों ने सरकार और कृषि विभाग का जताया आभार। और देश के कई राज्यों में सर्दी का बढ़ता जा रहा है प्रकोप। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में कमी। बढ़ती ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। और अब समाचार विस्तार से। श्री अन्न यानी कि मोटा अनाज अब गांव शहर से निकलकर बड़े शहरों के मॉल्स तक पहुंच गया है। दिल्ली के वसंत कुंज DLF मॉल में आसियान इंडिया मिलेट्स फेस्टिवल का आयोजन हुआ। इस फेस्टिवल में मिलेट्स से बने कई खाने पीने के उत्पादों को प्रदर्शित भी किया गया और लोगों ने इसका स्वाद भी लिया। खुद केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस मिलेट्स फेस्टिवल में शिरकत की और इसके बढ़ते उत्पादों की सराहना की। हमारे संवाददाता अनुज यादव ने जायजा लिया मॉल में आयोजित इस मिलेट्स फेस्टिवल का। आप अगर यहाँ देखेंगे, ये एक बड़ा मॉल है। बड़े बड़े लोग यहाँ शॉपिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम इस वर्ष इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मना रहे हैं, उसकी एक प्रदर्शनी और एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई गई है। यहाँ अलग अलग जितने FPOs हैं अलग अलग राज्यों से, चाहे वो कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, वहाँ के किस तरीके से जो लोग हैं, किसान लोग हैं या स्टार्टअप्स जिन लोगों ने शुरू किया है, वो अपने अलग अलग जो श्री अन्न है उनके आइटम्स अब बना रहे हैं। तो ये जो मिलेट्स है ये हमारी एक बहुत बड़ी संपदा है। इसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री जी लगातार आह्वान करते हैं। ये जो एग्जीबिशन अभी हो रहा है उसके पीछे के जो भारत आसियान कंट्रीज़ के साथ मिल कर के ऐसे चीज़ों को प्रोमोट, व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से भी हमारे जो स्टार्टअप्स है, हमारे जो प्रोड्यूसर्स है, हमारे जो फार्मर्स है, किसान है, सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले ट्राइबल फैमिलीज़ है, उनको एक नया बाजार मिले। श्री अन्न और मिलेट्स को गरीबों का खाना कहा जाता था और कहा जाता था कि ये सिर्फ जो गांव के लोग हैं वो ही इसको खाते हैं। अब ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से इस मिलेट्स का श्री अन्न के नाम से प्रचार और प्रसार किया है, उसके बाद आप यहाँ देखिए कि किस तरीके से जो बच्चों के भी आइटम्स हैं, चाहे बिस्किट्स हों, केक्स हों, वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर बनने लगी हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि जो श्री अन्न है, मिलेट्स है, वो न्यूट्रिशंस इसके अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है, हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और दूसरी बात कि बच्चों को ये आइटम्स ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए, इसके लिए आजकल जिस तरीके से चॉकलेट्स के आइटम्स बनते हैं वो भी बनने लगे हैं। जो विजिबिलिटी हमें मिला है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिला है, कितना एक्सपोर्ट के लिए हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिला है, वो कभी पहले नहीं था। हम रागी से न्यूट्रिशन बार बनाते हैं सर। पहले न्यूट्रिशन बार बनाते हैं दूसरे कंपनी, लेकिन मिलेट्स के साथ नहीं। हमारा 40% मिलेट्स है और टोटली नेचुरल प्रोडक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय ईयर ऑफ जो मिलेट्स भारत मना रहा है, पूरी दुनिया भर के अंदर इसका प्रचार और प्रसार लगातार हो रहा है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की जो मुहिम है वो रंग लाते हुई दिखाई दे रही है। और उसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो ये है कि अब मिलेट्स गांवों से निकलकर, शहरों से निकलकर बड़े बड़े शहरों के मॉल्स तक भी पहुंच चुका है।
अपने कैमरामैन रमाकांत के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी व कृषि क्षेत्र में व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में 2 दिन तक चले श्री अन्न महोत्सव के दौरान सदस्य देशों ने मिलेट्स के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके प्रचार प्रसार पर जोर दिया। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। भारत सरकार एक्ट ईस्ट पॉलिसी के मद्देनजर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों यानी आसियान के बीच सामरिक संबंधों के साथ कृषि क्षेत्र में व्यापारिक रिश्तों को मजबूती प्रदान कराने के लिए मिशन मोड पर कार्य कर रही है। इसी के मद्देनजर नई दिल्ली में आसियान इंडिया श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के विषय पर मीडिया से बात करते हुए एपिडा के चेयरमैन अभिषेक देव ने कहा कि महोत्सव के जरिए आसियान देशों के बीच श्री अन्न के व्यापार और कारोबार को बढ़ावा देने पर रणनीतिक सहमति बनी है। हमारा आसियान देशों के अंदर हमारा अभी मिलेट्स का श्री अन्न का एक्सपोर्ट अभी काफ़ी कम है। तो जो सबसे ज़्यादा जहां हम एक्सपोर्ट करते हैं वो फिलीपीन देश के अंदर है। तो वहाँ पर भी जो एक्सपोर्ट है 1 मिलियन से भी कम अभी एक्सपोर्ट है हमारा। तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। हम पर्टिकुलर देश को भी टारगेट कर रहे हैं और हम पर्टिकुलर पूरे रीजन को भी टारगेट कर रहे हैं। आसियान इंडिया श्री अन्न महोत्सव के दौरान सदस्य देशों के साथ भारतीय श्री अन्न उत्पादक किसानों की B2B बैठक हुई। बैठक के दौरान आसियान देशों के उद्यमियों ने इसे सामरिक व व्यापारिक संबंधों की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। It's a first experience for me in India. Is know anything education from the millet. Yes, and yes, I will bring this information to my company and will support to buy the millet to Cambodia. Use as a superfood. It has a huge market and opportunity in Thailand. बस उसमें यही है कि थोड़ा सा पॉलिसी मैटर्स पर और क्या हर्डल्स हो सकती है उन सब पर काम करने की जरूरत है। This business B2B meeting is very fruitful. Yeah, this morning we met many import and exporter of Indian exporter, and we have exchanged information and products together. Coming here this time, we get a lot of benefits and opportunities in exploring the market because millet is quite new to Thailand. It's quite a new concept to Thai people. So we have been doing a lot of research and we find out that a lot of health benefits and everything. In Vietnam, we have also have millet, but not very much at India. Yeah, we have some product only and not have many good products as Indian. Indian is very popular in millets. I think this is a great start for our country. The beginning stage of giving awareness to all Malaysians, the goodness of millets, and basically maybe we can produce ourselves our own millet. This event is very good and very informative, and I must think that it shows and share many experience and technologies about the millet product. B2B बैठक में शामिल प्रगतिशील किसानों और उद्यमियों के लिए यह आयोजन कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का बेहतरीन माध्यम रहा। जो ये 2 दिन का ये जो पूरा फेस्टिवल हुआ है, आप सही बोल रहे हैं, औरतें बहुत देखने को मिली है कंबोडिया से, म्यांमार से, और बहुत खुशी की बात है। तो जब एम्पावरमेंट सस्टेनेबल सतत तरीके से औरतों को लेके आगे बढ़ेगा तो एक प्रगतिशील भारत की ओर एक मजबूत कदम है। ये मीटिंग से तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है हमें। हम यहाँ के जो डेलीगेट्स आए हैं और डिफरेंट कंपनीज आए हैं बाहर के, उन लोगों से हमने बातें किया, हमारा प्रोडक्ट उन लोगों को दिखाया और बहुत सारा अच्छा फीडबैक भी मिला और होपफुल है हम लिंकेजेस भी कर सकते हैं। कंबोडिया से, यूएई से, थाईलैंड से, इंडोनेशिया से, सब कंट्री से लोग आए हुए हैं। उन्होंने प्रोडक्ट को समझा, उनके यहाँ ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। जब वो जाएंगे, उनको हमारा सैंपल जाएंगे, अगली बार हम जब उनकी कंट्री में जाएंगे उनको माल देंगे, तो नेचुरली जो उत्पाद हम खा रहे हैं पूरा वर्ल्ड खाएगा। सारे जो किसान हैं, हमारे महिला किसान हैं, वो काफ़ी छोटे छोटे किसान हैं, वो मिलेट्स ही उगाते हैं। तो इसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए जो प्लेटफॉर्म मिला है और
बहुत सारे देशों से जो महिलाएं आए हैं, तो हम आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं और पार्टनरशिप्स बनाते हैं, तो काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद रहा है। मैंने ऑलमोस्ट सभी बायर्स से मिलके उनसे बात किया है और अवेन्यूज ऑफ कोलैबोरेशन एक्सप्लोर किए हैं। काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स आई है। मीटिंग मेरे को लग रहा है कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है कि जो छोटे स्टार्टअप से लेके और बड़ी कंपनियों तक जो पूरे वर्ल्ड तक रीच दे सके। हमें मिलेट्स के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ बेनिफिट्स के साथ, प्लस यहाँ जो हमें कॉन्टैक्ट्स मिले हैं, इसका हमें बहुत सारा बेनिफिट्स मिल रहा है। मेन हमारे प्रोडक्ट्स को अगर प्रमोट कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें काफ़ी सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। 2 दिन तक चले आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव में कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम और भारत सहित आसियान देशों के नीति निर्माता, उद्यमी, विशेषज्ञ, स्टार्टअप व कृषि से जुड़े अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान डेलीगेट्स ने मिलेट्स से किसानों, उपभोक्ताओं और पर्यावरण को होने वाले लाभ व वैश्विक खाद्य पोषण सुरक्षा में श्री अन्न की महत्ता को रेखांकित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके प्रचार प्रसार पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आसियान देशों के साथ बेहतर सामरिक संबंध बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और इसी दिशा में आसियान इंडिया मिलेट्स फेस्टिवल का राजधानी दिल्ली में आयोजन हुआ। निश्चित तौर पर इस तरह के आयोजन से एक और जहां भारत और आसियान देशों के बीच सामरिक संबंधों को मजबूती मिलेगी, वहीं दूसरी ओर कृषि क्षेत्र में रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं भी बढ़ेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन दीपक और सुमित धीमान के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और नई दिल्ली में आसियान इंडिया श्री अन्न महोत्सव के आयोजन के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा से। राजधानी नई दिल्ली में भारत आसियान मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के क्या मायने हैं, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा। सर, भारत की आसियान के साथ 25 साल की डायलॉग पार्टनरशिप, 15 साल की समिट पार्टनरशिप और 5 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। प्रधानमंत्री एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे ध्यान देते हैं और आपका मंत्रालय लगातार इस पे काम भी कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने जैसे कहा कि एक स्ट्रैटेजिक तरीके से बढ़ते हुए न केवल भारत बल्कि दुनिया में आने वाली जो समस्या है उसका समाधान का एक रास्ता माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित करते हुए दुनिया को आकर्षित करना और उसका समाधान ढूंढने का उपाय सुझाया है। अगर बात करें, भारत आसियान के बीच तकरीबन 10.6% कारोबार है और ये मिलेट्स जैसे महोत्सव होने से निश्चित तौर पर इसमें व्यापार, कारोबार और सामरिक संबंधों में मजबूती मिलेगी। किस तरह देखते हैं पीएम मोदी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए ये पहल? देखिए, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे बड़ी बात की है कि समाधान के क्या रास्ते हो सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, अगर पेट भरा हुआ है तो विचार उभरती है, क्योंकि सोचते हैं उसके बाद कि आगे क्या करना चाहिए। पेट अगर खाली है तो कैसे सोचेंगे। स्वास्थ्य अगर ठीक है तो उसकी मानसिक दशा के आधार पर समाज को लाभ मिलेगा। यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो अपना सामाजिक दायित्व को भी पूरा करने में कमज़ोर फील करेगा। तो इन सारे चीज़ों का समाधान मिलेट्स के माध्यम से हो सकता है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा की जरूरतें और पोषण आधारित डाइट को पूरा करने में हम लोग विश्व की अगुवाई कर रहे हैं मिलेट्स के जरिए, तो ये कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। पौष्टिक आहार तो सबको चाहिए और इसके उत्पादन बढ़े। जिस तरीके से आज बहुत बड़ी संख्या में लोग चिंता कर रहे हैं कि अब नेचुरल प्रोडक्ट आना चाहिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आना चाहिए, तो हमारा ये जो प्रोडक्ट का एरिया है ये अधिकतर ऑर्गेनिक और नेचुरल है। तो एक समाधान उसमें और बेहतर तरीके से दिख रहा है। तो ये थे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, जिनका मानना है कि भारत आसियान श्री अन्न महोत्सव के जरिए एक और जहां सदस्य देशों के बीच कृषि से जुड़े व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर सामरिक संबंधों को मजबूती भी मिलेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन प्रमोद राणा के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष अशोक के मीणा ने कहा कि निगम के पास देश की जरूरतों से अधिक गेहूं और चावल मौजूद है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए जितने खाद्यान्न की जरूरत है उससे ज्यादा खाद्यान्न हमारे पास उपलब्ध है। मीणा ने कहा कि घरेलू बाजार में गेहूं व चावल की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी ताकि इनकी कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके। जितनी हमारी ज़रूरत है हमारे देश की, उससे ज़्यादा गेहूं और चावल दोनों ही हमारे पास उपलब्ध हैं और भारतीय खाद्य निगम सरकारी स्कीमों में जितना खाद्यान्न की ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाद्यान्न होने की वजह से खुले बाजार में भी गेहूं और चावल उपलब्ध कराएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में गेहूं और चावल के दाम ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर में किसानों को मशरूम की खेती से काफी फायदा हो रहा है और इससे किसानों की आय बढ़ रही है। किसानों ने 3000 क्विंटल से अधिक मशरूम की पैदावार की है, जिससे राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है। किसानों ने इसके लिए सरकार और कृषि विभाग का आभार जताया। पहले हम खेती करते थे, अभी मैं मशरूम लगाई है। मशरूम से प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। 20-25 हज़ार की मशरूम बेच दी है। हमें जहाँ पे एग्रीकल्चर वालों ने सपोर्ट किया था, उन्होंने बोला आप जहाँ पे मशरूम लगाओ, इसके ज़्यादा प्रॉफिट होता है। एग्रीकल्चर की स्कीम समझकर अच्छा प्रॉफिटेबल ये स्कीम है और ये हम मशरूम 3 साल से लगा रहे हैं। पहले साल में भी अच्छा प्रॉफिट था, लास्ट ईयर भी अच्छा था, अब इस साल भी अच्छी हमारी मतलब हाइब्रिड है ये मशरूम, तो अच्छी क्रॉप आ रही है। एग्रीकल्चर ये मशरूम डेवलपमेंट वाले हमें प्रेरणा देते हैं और बार बार आते हैं, चेक करते हैं और इसके बारे में बताते हैं कि कैसे लगानी है, कैसे काम करना है। और देश के कई राज्यों में सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 5 से 10 सेल्सियस दर्ज किया गया। बढ़ती ठंड के बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और इसके साथ ही बेघर लोग रैन बसेरों में भी रह रहे हैं। रैन बसेरों में लोगों को कंबल और खाना भी दिया जा रहा है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और बिहार में मध्यम कोहरा रहने की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा सफलता के नए आयाम गढ़ रही है। 22 दिन में 1 करोड़ लोगों की भागीदारी देखी गई है और अगले 9 दिन में ये संख्या 2 करोड़ 50 लाख तक पहुंच गई। जी हां, नए आंकड़े के अनुसार 1 महीने से भी कम समय में इस यात्रा में 2 करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी हुई है। 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को शुरू किया था, जो अब पूरे देश में चल रही है। 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया गया है। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में लहसुन के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है, यानी कुछ मंडियों में भाव चढ़े तो कुछ में उतरे, जबकि कहीं कहीं स्थिरता भी देखी गई। सबसे बड़ा उछाल पंजाब की जलालाबाद मंडी में रहा। एग मार्केट के मुताबिक यहां 14 दिसंबर को लहसुन का भाव था 8,000 रुपए। 15 दिसंबर को लहसुन का भाव 1,000 रुपए उछलकर 9,000 रुपए हो गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी लहसुन के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 14 दिसंबर को लहसुन का भाव 14,255 रुपए से 14,800 रुपए हो गया। राजस्थान की कोटा मंडी में लहसुन के सौदे सुस्ती के साथ हुए। 14 दिसंबर को लहसुन का भाव 16,500 रुपए रहा, जो 15 दिसंबर को 500 रुपए गिरकर 16,000 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहां दोनों दिन यानी 14 और 15 दिसंबर को लहसुन का भाव 8,625 रुपए पर बरकरार रहा। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से करीब 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है,
इसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में मसूर का कारोबार तेजी के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान भाव में सुस्ती देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी में मसूर के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 14 दिसंबर को इसका भाव 6,850 रुपए था, जो 15 दिसंबर को 50 रुपए चढ़कर 6,900 रुपए क्विंटल पर हो गया। उत्तर प्रदेश की ही लखीमपुर मंडी में मसूर के कारोबार में तेजी देखने को मिली। यहां 14 दिसंबर को मसूर का भाव 6,755 रुपए था, जो 15 दिसंबर को 5 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 6,760 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भी बढ़त का सिलसिला रहा। यहां 14 दिसंबर को मसूर का भाव 6,880 रुपए रहा। 15 दिसंबर को इसमें 5 रुपए की मामूली तेजी आई और भाव 6,885 रुपए क्विंटल पर पहुंच गया। जबकि राज्य की अलीगढ़ मंडी में मसूर के कारोबार में सुस्ती देखने को मिली। यहां 14 दिसंबर को इसका भाव 7,050 रुपए था, जो 15 दिसंबर को 10 रुपए लुढ़क कर 7,040 रुपए क्विंटल रह गया। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मसूर की उपज 15,80,000 टन रहेगी, जबकि साल 2021-22 में ये आंकड़ा 12,69,000 टन था। यानी इस बार मसूर की उपज में 3,11,000 बढ़ोतरी का अनुमान है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,00,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 273,02,000 टन की तुलना में 2,02,000 टन अधिक है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। असम में धान की रोपाई कर लें, किसान सरसों के खेत की देखभाल करें। वहीं बैंगन में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में बैंगन में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। बैंगन के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ गेहूं की बुआई करने का समय उचित है। इसके अलावा फूल गोभी के खेत में सिंचाई कर लें। किसान फूल गोभी के खेत में निराई कर सकते हैं। साथ ही राजमा की बुआई कर लें। अभी मटर की बुआई करें। असम में तिल की बुआई कर सकते हैं। यहीं आलू की रोपाई करते रहें। इसके साथ ही टमाटर की रोपाई करने के लिए समय उपयुक्त है। मेघालय में टमाटर की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर लें। किसान मटर की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। मटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसके साथ ही मूली की रोपाई कर लें। मूली के खेत में सिंचाई करें। यहाँ गाजर की रोपाई के लिए समय उचित है। गाजर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। मेघालय में शलगम की रोपाई करते रहें। शलगम के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान अनाज की कटाई कर लें। वहीं हल्दी के खेत से घास फूस निकालें। इसके अलावा अदरक के खेत से खरपतवार निकाल लें। मेघालय में ब्रोकली की रोपाई करते रहें। यहीं पत्ता गोभी की रोपाई करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक ने अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। ओमान के सुल्तान की ये यात्रा दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही मित्रता और सहयोग के साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी। विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर बहादुर सैनिकों की वीरता को नमन किया। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि विजय दिवस के विशेष अवसर पर राष्ट्र 1971 के युद्ध के दौरान भारत के सशस्त्र बलों द्वारा प्रदर्शित अदम्य साहस और वीरता को सलाम करता है।
विजय दिवस पर कोलकाता में वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की ऐतिहासिक विजय के 52 साल पूरे होने पर भारतीय सेनाओं की पूर्वी कमान के सेना ने सैन्य टैटू प्रस्तुत किया। जम्मू कश्मीर में टाइगर डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल गौरव गौतम ने विजय दिवस के अवसर पर वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। बलिदान स्तंभ पर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजय दिवस की पूर्व संध्या पर दिल्ली में आर्मी हाउस में आयोजित स्वागत समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे से फोन पर बात की। राज्य विधान परिषद द्वारा लोकायुक्त विधेयक पारित किए जाने के बाद ये बातचीत हुई है। और गुजरात के सूरत में स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूकता का संदेश देने के लिए 15 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। इसमें 43 स्कूलों और 22 कॉलेजों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। भारत 2026 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और इसकी जीडीपी 5000 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पंगड़िया ने ये बात कही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह हवाई अड्डा हीरे और कपड़ा उद्योग के लिए निर्बाध निर्यात आयात संचालन की सुविधा प्रदान करेगा। और अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों से जारी हैं। आईजी प्रवीण कुमार ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान यातायात का डायवर्जन किया जाएगा। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। नमस्कार।